एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, देन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपको अगर सारा टॉपिक वाइज आप जानोगे कि नहीं इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या आया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो देखो ये दोनों ही रूल्स जो होता है वो डिवाइड करने के रूल्स को बताता है, ठीक है। दोनों में ही दो जो थ्योरम है, ये दोनों में ही हम लोग क्या सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो बच्चे डिफरेंस इसमें ये है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो पहले से स्टेप का एक सीरीज होता है, यानी कि इसमें आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका एक स्पेसिफिक आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। जबकि लेमा जो है आपका प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, यानी कि डिवाइड करने का कुछ स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से आप किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हो। बस यही डिफरेंस लेमा और एल्गोरिदम में है। बेसिकली बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी होता है कि लेमा और एल्गोरिदम दोनों सेम होता है। तो जी हाँ, दोनों सेम होता है, दोनों में ही हम लोग डिवाइड करने के रूल्स को जानते हैं। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि इसमें हम लोग सीरीज को पढ़ते हैं और इसमें हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, बस। और इससे ज़्यादा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए इसे हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो डिवाइड करने का कुछ रूल्स होता है। तो डिवाइड करने का जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है A = BQ + R। अब यहाँ पे A क्या है, BQ क्या है और R क्या है, इसे हम लोग समझेंगे टॉपिक वाइज। वेयर यहाँ पे 0 is less than or equal to R and R is less than B। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये सारे का कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया जो मैं लिखी हूँ, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग इसके लिए एग्जांपल रेड करते हैं। अगर 21 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का टेबल में 20 नहीं आता, 20 से 21 नहीं आता, 21 से कुछ कम आता है, कितना आता है 20 आता है। कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है। इसको लेस करते हैं 1 आता है। अब देखो, अब जो भी मैं आपको यहाँ पे नंबर लिखी हूँ ना, जितना भी नंबर लाइक 4 है, 21 है, 5 है, 1 है, ठीक है, इन सारे नंबर का ना कुछ नेमिंग है और वही नेमिंग के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करने का ये फॉर्मूला निकलता है, जिससे हम लोग किसी भी डिवाइड को चेक करते हैं कि जो डिवाइड हमने बनाया है वो डिवाइड करेक्ट है या अनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 21 जो होता है वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा आपका डिवीजन, यानी कि डिवाइड करने वाला। इस नंबर को डिवाइड कौन कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे 5 क्या है, तो 5 जो है वो आपका है कोसेंट, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो आपका आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं, यानी कि इसको भागफल बोलते हैं, ठीक है। भागा देने वाला, भाग लगने वाला, जिसमें भाग लग रहा है, और ये होता है भागफल। उसके बाद में नीचे जो 1 आता है, ये 1 जो होता है ये होता है रिमाइंडर, यानी कि जितना बार आप भागा दिए हो उसके बाद जो आपका बच गया है, यानी कि आप भागा दिए तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो आपका बचा ना, तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। बस यही चीज़ आपको इसमें जानना है। अगर आप इसको ध्यान से समझिए, मतलब समझो आपका एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपको सिंपल सा यही करना है। इसमें आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में कि आपको HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, जिसमें आपको लॉन्ग डिवाइड नहीं करना, आपको HCF निकालने का एक रूल्स दिया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो NCERT बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर, यानी कि आपके पास जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको उनका HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बताई थी कि दोनों होता क्या है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया हुआ है 135 एंड 225, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसका आपको HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं आंसर में, तो सबसे पहले आपको आंसर में लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। आपको किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करना है, जो क्या होता है, जो होता है A = BQ + R, वेयर
0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। देखो मैं टॉपिक में इसको क्लियर नहीं कर पाई थी कि ये क्या होता है, इसे मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, 135 है, तो 135 इज लेस देन 225। तो हमेशा क्या होता है कि छोटे नंबर से हम लोग बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे रफ में डिवाइड करते हैं इसको। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 2 टाइम्स में ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको सिंपली हम लोग 1 टाइम्स में करते हैं। 135 कितने टाइम्स में आया, 1 टाइम्स में आया, कितना आया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 90 आया। अब 90 में किसको डिवाइड करना है, 135 को डिवाइड करना है। तो 90 के टेबल में 135 नहीं आता और 2 टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 1 टाइम्स में करते हैं। 1 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 45। अब 45 में हम लोग फिर से वापस 90 को डिवाइड करते हैं। तो 45 के टेबल में 90 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप डिवाइड किए, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आया उसके ऊपर वाला क्या होता है, आपका HCF होता है। तो हम लोग यहाँ पे HCF क्या लिख सकते हैं, तो इसका HCF हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो मैं आपको ये रफ से कैलकुलेशन करके बता दी। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं उसे हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे, ठीक है। तो देखो अभी जो मैं आपको कंडीशन बताई थी ना, वो कंडीशन क्या होता है, R, यानी कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो ऑलवेज डिविजर से छोटा होगा। क्योंकि देखो यहाँ डिविजर से अगर ये बड़ा है तो फिर से हम लोग इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं ना, यानी कि आपका रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिविजर से छोटा होगा, यानी कि b से छोटा होगा। बस यही आपको समझना है और इसीलिए ये रूल्स लिखा रहता है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। इसका बस इतना ही सब मतलब होता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, मैं एल्गोरिथम में क्या बताई थी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो वेल डिफाइंड स्टेप होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो वहाँ पे भी स्टेप बना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या बना है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है 225। देखो ये क्या है, आपका A है ना, ये वाला A है, ठीक है। तो 225 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B आपके पास क्या है, आपके पास B ये है। तो 135 इंटू Q क्या है आपके पास, Q ये है 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास क्या आया है, 90 आया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में किए। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, 135 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप हम लोग करें, क्योंकि यहाँ पे टोटल थर्ड स्टेप फॉलो हुआ है। थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ रहा है, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इसीलिए हम लोग यहाँ पे नीचे में लिख सकते हैं हैंस HCF ऑफ गिवन नंबर। HCF ऑफ गिवन नंबर मतलब क्या नंबर है, 135 एंड 225 इक्वल टू कितना आ रहा है इसका HCF, तो इसका HCF आ रहा है 45, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लेके बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन में आपका सिर्फ 1 स्टेप बनेगा, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सिंपल सा आपको लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद आपको एक स्टेप लिख के फिर हैंस HCF ऑफ गिवन नंबर इज दैट, जो भी आपका आएगा उसको आपको राइट कर देना, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्वेश्चन को देख करके। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फिनिश होता है। आप इसे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो, और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि आपके पास जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको शो करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होता है। तो देखो इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं लेमा का, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। लेमा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लेमा के लिए भी सेम ये फॉर्मूला होगा A = BQ + R वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन दिया हुआ है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है 6³ + 1, 6³ + 3 एंड 6³ + 5, यही आपका दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको शो करना है कि 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 जो होता है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा लेट करते हैं, लेट ए बी, जो यहाँ पे ए है उसको हम लोग लेट करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए जो है यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर तो हो गया। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, तो इसमें कंडीशन है 6Q, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 6Q है, तो आप रिमाइंडर जो लोगे वो रिमाइंडर जो है वो 6 से छोटा लोगे, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है। रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास क्वेश्चन क्या है, डिविजर क्या है 6 है, ठीक है। तो डिविजर से रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज छोटा होता है, वो मैं आपको टॉपिक के स्टार्टर में ही बताई हूँ। तो देखिए हम लोग को क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग सिंपल हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। आप देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुट करेंगे क्वेश्चन पे ना, यानी कि जो हमारे पास ये दिया हुआ है इस पे हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो व्हेन r = 0, जब हम लोग r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, तो a जो है आपका a एज इट इज रहेगा, a = यहाँ पे 6 की जगह पे b की जगह पे 6 हो जाएगा, तो 6³ + 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a = क्या आ जाएगा 6³ आ जाएगा, जो कि क्या है एक इवन इंटीजर है, ऑड नहीं है। क्योंकि देखो अगर 6Q, ये इवन क्यों है अभी मैं आपको बता देती हूँ ना, यहीं पे देखो ये इवन इसलिए है क्योंकि 6Q की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो ये 6 आएगा, Q की जगह पे अगर आप 2 रखोगे तो ये 12 आएगा, 6 की जगह पे अगर आप Q की जगह पे अगर आप 3 रखोगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18 आएगा। तो आपके पास जो भी ये नंबर आ रहा है ना, तो सारा जो है वो इवन नंबर आ रहा है, इसलिए 6Q जो होगा वो क्या होगा इवन होगा। अगर रिमाइंडर में आपके पास 2 आएगा, 4 आएगा, तो वो भी क्या होगा इवन ही नंबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये इसको आप सभी इक्वेशन 1 मान सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, a = 6Q + 1। अगर आप इसे देखो तो ये क्या है, ये एक ऑड इंटीजर है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। ऑड क्यों है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे Q की जगह पे कुछ भी वैल्यू रखो उस पर +1 कर दोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा ऑलवेज ऑड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास दिया हुआ है 1 2 रख लिए हम लोग। अब हम लोगों को क्या रखना है, सॉरी 2 रखना है ना, 0 रख लिए, 1 रख लिया, हम लोग को क्या रखना है 2 रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6Q + 2, ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा इवन इंटीजर, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a = 6Q + 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, इसको हम लोग इक्वेशन 4 लेट कर लेते हैं। फिर क्या है, a = 6Q + 4, ये क्या है आपका इवन इंटीजर है क्योंकि आपका रिमाइंडर कितना आया 4 आया है। आप यहाँ पे क्वोशेंट में क्वोशेंट की जगह पे कुछ भी रखोगे और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको 4 से प्लस करोगे तो आपका ऑलवेज नंबर क्या आएगा इवन आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 5। नेक्स्ट में क्या है, a = 6Q + 5, ये आपका क्या है ऑड इंटीजर है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 6 बोल सकते हैं। अब अगर यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इक्वेशन 1 में इवन नंबर है, इक्वेशन 2 में ऑड नंबर है, इक्वेशन 3 में इवन है, इक्वेशन 4 में ऑड है, इक्वेशन 5 में इवन है और इक्वेशन 6 में ऑड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ उसकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ना, तो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 है जी, हाँ इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से क्या प्रूफ होता है, सो हम लोग लास्ट में यही लिख सकते हैं कि हैंस फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 6 से एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q + 1, 6Q + 3 एंड 6Q + 5। बस यही आपको लिखना है। देखो स्टेटमेंट है सिर्फ, इसमें बच्चे कुछ भी आपको नहीं करना। देखो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करूँगी। क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताई हूँ, क्योंकि आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर आपके पास कोई हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा तो आप उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट कर ही लोगे, है ना। तो देखो इसमें क्या करना था कि जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट दिया रहे, इसमें और भी स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई भी नंबर में आपके पास शो करना रहे तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को लिखना है। जो भी आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन पहले उसको राइट कर लो कि हमको लाना क्या है। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर ये है उसको सिर्फ इंटीजर मान लेना है। और फिर जितना आपके पास, अगर मान लो यहाँ पे 6 है ना, अगर यहाँ पे 3 रहता, 2 रहता
या फिर 7 रहता है, कुछ भी रहता है, तो आपको रिमाइंडर जो लेट करना होता है वो इससे छोटा। अगर हमारे पास 2 रहता तो सिर्फ 0 और 1 लेट करते, 3 रहता तो 0, 1, 2 तक लेट करते, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन को देख करके, आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिया हुआ है। इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए, यानी कि मैक्सिमम नंबर। तो जब भी आपके पास मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए बोले क्वेश्चन में, जब भी आपके पास मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा संख्या निकालने के लिए बोले, तो उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हमेशा हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF को, ठीक है। अगर मिनिमम बोले तो उसमें हम लोग करते हैं LCM को। तो इससे आपको भूलना नहीं है, अगर मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा बोल रहा है मतलब क्या करना है, उसमें HCF करना है। मिनिमम यानी कि अगर कम बोला तो उसमें क्या करना है, LCM करना है। तो आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, LCM निकालना है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 और 5 जो है वो इसी की तरह है, लेकिन सेम इसके तरह नहीं, उसमें स्क्वायर और क्यूब करके निकालना है, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करा चुकी हूँ, अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके उस क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 सारा कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को एंड उसके कुछ क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है 3 टॉपिक्स। अगर ये 3 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से रिमाइंड कर लेते हो तो समझो आपका 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉम्पोजिट नंबर। शायद आप पहले भी पढ़े हो कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर के बाद अगर आप जानते हो प्राइम नंबर, तो हम लोगों को स्टडी करना है प्राइम नंबर के बारे में। अब इसके बाद में आता है फैक्टराइजेशन करना, यानी कि नंबर का हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, तो कॉम्पोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका अगर आप फैक्टर्स निकालो, जैसे मान लो कि मैं 4 लेती हूँ, ठीक है। 4 का अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ तो 4 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है एंड 4 अपने आप के टेबल में आता है। तो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। जैसे यहाँ पे 1 4 का फैक्टर्स है, 2 भी 4 का फैक्टर्स है और 4 भी 4 का फैक्टर्स है। तो यहाँ पे टोटल कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो क्या बोला गया है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आता है तो फिर अपने आप के टेबल में आता है। जैसे लाइक 2 1 के टेबल में आएगा, 2 अपने आप के टेबल में आएगा, 11 1 के टेबल में आएगा, अपने आप के टेबल में आएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। अब देखो फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं, तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल में नंबर लेती हूँ 12 को हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसको हम लोगों को ब्रेक करना है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 एक फैक्टर्स हो गया, यहाँ पे भी 2 एक फैक्टर्स और 3 एक फैक्टर्स हो गया। अब ये तीनों फैक्टर्स जो है ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपको बस नंबर को इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिफाइन करना है, आपको लिख के बताना है, ठीक है। बस आपको इतना ही से करना है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो मैं यहाँ से क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ 140, ठीक है। 140 का हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टर्स। 140 हम लोग ऐसे लिखेंगे 140 सबसे छोटे वाले टेबल से पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये किससे होगा, 2 से होगा। 2 से कितने टाइम्स में, 70 टाइम्स में। फिर से 2 के टेबल में 70 आता है, 35 टाइम्स में। अब 35 जो है वो ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में, ना 4 के टेबल में। 5 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 7 के टाइम्स में आता है। 7 के टेबल में 7 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो भी नंबर है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ये कॉम्पोजिट नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा किस में दिया हुआ है, कॉम्पोजिट नंबर में दिया है। इसको चेंज किस में करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज करना है। उसी तरह से आपका जो जितना भी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है सारा इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। अब देखिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो ये भी बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, LCM और HCF निकालना। मैं पिछले भी क्लास में आपको बताई थी कि LCM और HCF किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि LCM और HCF को निकालना है, उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखो इसका 2 तरह से होता है। पहले आप LCM निकालो कि इसका LCM क्या होगा।
उसके बाद में आप HCF निकालो, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का सिंपल सा रूल्स क्या होता है, तो इसका रूल्स होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग A B ले सकते हैं, A इंटू B हम लोग A कोई नंबर है B कोई नंबर है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और LCM और HCF निकाले कि इसी नंबर का LCM और HCF निकाल के गुना करेंगे तो दोनों आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। तो ये LCM और HCF जो है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 26 एंड 91। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। हम लोग को क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम लोगों को पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 से डिवाइड करेंगे 91 को। तो 26 के टेबल में 91 नहीं आता है, कितना आता है 78 आता है। कितने बार में आता है, 3 बार में आता है। इसको लेस करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। अब 13 को किस में डिवाइड करना है, तो 13 से डिवाइड करना हम लोगों को 26 को। 13 के टेबल में 26 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ये कट गया, हमारा HCF कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। उसी तरह से हम लोग को LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो LCM के लिए हम लोग राइट कर सकते हैं इसको 26 और 91। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या, ये 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 13 टाइम्स में आता है 91। तो 91 जो है वो 7 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, तो ये आता है 13 टाइम्स में। अब यहाँ पे 13 आ गया तो ये 1 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, 14 इंटू 13 कर देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा क्या लिख सकते हो, HCF of 2, 26 and 91 equal to 13 and LCM of 26 and 91 equal to 182 आया है। हम लोग को क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसके रिलेशनशिप को। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि 2 नंबर का गुणनफल। ठीक है, LCM मेरे पास कितना आया है, 182 आया है। HCF कितना है, 13 है। 2 नंबर मेरे पास क्या दिया हो, तो 2 नंबर है मेरे पास 26 एंड 91। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 2366। अब इधर भी कितना आता है, 2366। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को राइट करना है, फिर उसके LCM को HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर उसके बाद में उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, LCM याद रखना है, HCF याद रखना है। उसको वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वेरीफाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला है LCM और HCF को निकालो और जो भी 2 नंबर आपके पास दिया हुआ उन दोनों को आपस में गुना कर दो। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि LCM एंड HCF को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हो, लाइक आप लोग 6th-7th में ही इसको अच्छे से स्टडी किए होंगे। बस समझो आपको एग्जामिनर जो है वो रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन को दे देगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जिस तरह से आप पहले फैक्टराइजेशन करते थे ना, सेम वही फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पे करना है और कुछ भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 12, 15 एंड 21 का क्या करना हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 12 का। तो 12 इक्वल टू क्या होता है, तो 12 जो है ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके, यहाँ पे 15 होगा ना, 15 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5। और 21 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3 इंटू 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इस नंबर का फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस नंबर में से हम लोगों को निकालना है HCF और LCM। तो HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है, यानी कि इनमें जो कॉमन होता है वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HCF लिख सकते हैं, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल टू इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास कॉमन आता है ना वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। नेक्स्ट क्या है, LCM। तो LCM ऑफ 12, 15 एंड 21, इसका HCF क्या हो जाएगा, तुम लोग सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 5 इंटू 7। देखो जिस नंबर को हम लोग कॉमन लेते हैं ना, हम लोग उसको सिर्फ 1 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 और 6, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25 60, ये हो जाएगा 60, 60 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये, ठीक है, क्योंकि इसको आप सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, उसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। देखो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा दिया रहे कि आपके पास इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं निकले, तो उसका एचसीएफ क्या होता है, तो उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि अगर कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है यानी कि उसमें कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दिया हुआ है HCF ऑफ 306 एंड 567 इक्वल टू 9, यानी कि हमारे पास इन दोनों नंबर का HCF जो है वो 9 दिया हुआ है। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी जो मैं आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बताई थी ना, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या था, तो वेरीफाई करने का फॉर्मूला था LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारे पास LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM मेरे पास नहीं दिया हुआ है, LCM मेरा एज इट इज रहेगा। HCF मेरे पास 9 दिया हुआ है और इसका 2 नंबर क्या दिया हुआ है, तो 2 नंबर 306 और 567 दिया हुआ है। तो सिंपल सा है, ये इधर गुना में है, इक्वल टू इधर जाके ये भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 567 बटा में 9। अब 9 के टेबल में क्या 306 आता है, तो हाँ 306 आता है। देखो 9 के टेबल में 30 नहीं आता, 26 आता है, 27 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। कैरी यहाँ पे 3 गया, 36 आता है, 9 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 34 इंटू 567 आ गया। 34 और 567 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 23,338, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो LCM फाइंड आउट होता है। देखो ये क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर कभी आपके पास 2 नंबर दिया रहे, ठीक है, और उसमें LCM दिया रहे, आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए रहे, तो सिंपल आप यही रूल्स को अप्लाई करोगे। और अगर आपके पास LCM और HCF दोनों नंबर दिया हुआ है और एक नंबर भी दिया हुआ है प्रोडक्ट का, यानी कि गुणनफल का एक नंबर दिया हुआ है और अदर नंबर निकालना है, तो सिंपल सा उसको गुना से भागा में कन्वर्ट कर दोगे या फिर भागा से गुना में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे भी करना है सेम यही फॉर्मूला है। आपको जो भी निकालने के लिए बोला, अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में से कोई एक नंबर निकालना है तभी ये फॉर्मूला का यूज होगा, HCF निकालना है तभी यही फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे, आपको सिंपल सा इस फॉर्मूले पे पुट करना है और इस फॉर्मूले पे पुट करके आपको इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो भी कुछ क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारा क्लियर होता है। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 को पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो देखो 1.3 में बेसिकली क्या करना है कि आपको प्रूफ करना है कि आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है और वो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है। तो उसको आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको अपोजिट रिलेट करना पड़ेगा। आपको अगर प्रूफ करना है अपरिमेय तो उसको मानना पड़ेगा परिमेय, यानी कि रैशनल नंबर। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और ये आपके एग्जामिनेशन व्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि हर समय के एग्जाम में, जितने भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, हमेशा ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.3 से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट के टॉपिक को याद रखना है। अगर आप उसको ध्यान से समझ लेते हो तो समझो आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। देखो इसमें क्या करना होता है कि हम लोगों को प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना होता है कि हमारे पास जो दिया हुआ है इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया हुआ है कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लेट करते हैं कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको अपोजिट प्रूफ मानोगे तभी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, यानी कि प्रूफ कर पाओगे। इसलिए हम लोग क्या इसको लेट करते हैं कि 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये किस फॉर्म में होगा, तो ये P/Q के फॉर्म में होगा। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो होता है वो अंश बटा हर यानी कि P/Q न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अब देखो अब हम लोग इसमें से कुछ वर्ड को उधर करते हैं, ठीक है। तो 2√5 =
P अपॉन Q -3, क्योंकि ये प्लस का है, इक्वल टू के तो जाके माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो √5 इक्वल टू P 2Q -3/2। देखो ये कैसे हुआ, तो यहाँ से 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के अदर साइड में ये डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में होगा तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि इसमें सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे P और Q, यहाँ पे सॉरी Q होगा ना, तो यहाँ पे P और Q जो है वो इंटीजर है। अगर इस इंटीजर पे आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो, लाइक अगर आप कोई भी नंबर पुट करते हो इंटीजर, यानी कि कोई नंबर हो गया, चाहे वो 1 हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तो आपका आंसर क्या आएगा, वो ऑलवेज ही इंटीजर आएगा, मतलब रैशनल नंबर आएगा। बट इधर साइड में क्या दिया हुआ है, इरेशनल नंबर दिया हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसके बाद क्या लिखना है, चूंकि देयरफॉर जो मैं आपको बोली हूँ वही यहाँ पे लिखना है, P एंड Q आर इंटीजर, यानी कि P और Q जो है वो क्या है, वो इंटीजर्स है। अगर P और Q इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। सो √5 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 जो होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे P अपॉन Q जो P एंड Q जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसमें क्या हो जाएगा, बट वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। सो इसके लिए क्या करेंगे, सो आवर assumption was wrong, hence 3 + 2 √5 is इरेशनल नंबर। सिंपल आपको इतना ही करना। देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली, माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, P और Q जो है वो कोई इंटीजर्स है। उसके बाद में क्या करना है, √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में बट हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हमारे द्वारा माना गया समीकरण गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही राइट करना है, इतना ही को याद करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में सिर्फ यहाँ का कैलकुलेशन कुछ चेंज होगा, लेकिन आपका स्टार्टर और लास्ट जो है वो ऑलवेज सेम रहेगा। सिर्फ आपको इसमें स्टेटमेंट ही लिखना है, स्टेटमेंट के अलावा और इसमें कुछ भी नहीं लिखना, बस थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन है जिसको सॉल्व करना पड़ता है। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.3 जो है वो खत्म होता है विथ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को। देखो 1.4 में सिंपली आपको क्या पढ़ना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, देखो रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, सिंपल से हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। न्यूमिनेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ठीक है, इस फॉर्म में होता है ये। और वहीं अगर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि कौन सा नंबर होता है, किसी नंबर को हम लोग कब बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कब बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो देखो सिंपल सा है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। बट इतना कहने से इसका हल नहीं होता। इसको समझने के लिए आपको बस एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो या फिर ट्रिक बोल सकते हो, आपको वो याद रखना है
जिसके हेल्प से आप बहुत ही आसानी से नंबर, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप सिर्फ नंबर को देखोगे और बोल दोगे कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को आपको ध्यान से समझना है, यानी बोल सकते हो उस ट्रिक को आपको अच्छे से समझना है और माइंड में रखना है, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं क्या बोली कि हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं और रैशनल नंबर की जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब होता है जब उसका रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर यानी कि जो नीचे आता है ना डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है वो आपका 0 हो या तो फिर रिपीटेड हो। रिपीटेड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या जो है वो बार बार रिपीट होते रहा। जैसे कि हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 10 में, तो 3 से अगर हम लोग 10 में डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। इसको लेस करेंगे 1 आएगा, फिर से यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर 10 करेंगे, फिर ये 9 आएगा 3 टाइम्स में, फिर इसको लेस करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर इसको लेस करने के बाद में फिर से कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद में 3 आएगा, फिर इसको लेस करेंगे 1 आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे ये नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो देखो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब होता है जब वो नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाता है या तो उसको डिवाइड करने के बाद में वो नंबर कंप्लीटली रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि किसी भी नंबर को आप देख करके ही बता दोगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो देखो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 13/3125, ठीक है। अब देखो इसे हम लोग को बताना है कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो देखो ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसको देखने के लिए एक ट्रिक होता है। देखो ट्रिक का मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो देखो ये किसके टेबल में आता है, लास्ट में 5 है, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा। कितने टाइम में आएगा, तो 5 के टेबल में आएगा 625 टाइम्स में, फिर से ये 5 के टेबल में आएगा 125 टाइम्स में, फिर से ये 5 के टेबल में आएगा 25 टाइम्स में, और फिर से ये 5 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स में, और फिर 5 जो है वो 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 raised to the power 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। बस हम लोग इतनी से कैलकुलेशन किए, उसका प्राइम फैक्टर्स निकाले और क्या बोल दिए कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। कैसे बोले आपको, देखो इसके लिए एक बेसिक सा ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, जैसे कोई भी नंबर किस में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला नंबर होता है। तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर कुछ के भी फॉर्म में, चाहे 2 का पावर 3 या 4 है, कुछ भी आ सकता है, या तो 5 का पावर कुछ के फॉर्म में आए, या तो फिर 2 का पावर कुछ इंटू 5 का पावर कुछ के फॉर्म में आए। तब वो नंबर क्या होगा, तब वो नंबर आपका जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। बस इतना ही सा चीज़ आपको याद रखना है और आपका आराम से जो है आप नंबर को देखते ही बता दोगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। चाहे 2 का पावर कुछ भी हो या फिर 5 का पावर कुछ भी हो, अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 का पावर कुछ है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 का पावर कुछ है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इसके अलावा आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे इसके लिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, जैसे इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 129/2 raised to the power 2, 5 raised to the power 7 एंड 7 raised to the power 5। देखो यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बताया यहाँ पे 2 तो है, 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है 7 है, जो कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एनी हाउ आपका डिनोमिनेटर जो है यानी कि हर जो है वो या तो 2 आए, 2 का पावर कुछ है, 5 का पावर कुछ है, या फिर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आए, तभी वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और इसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये कंडीशन में, तो ये कंडीशन में आपको ऐसा प्राइम फैक्टर्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इसको देखिए कि बता दोगे कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब नंबर बड़ा हो तो उसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स करना है। अगर प्राइम फैक्टर्स आपका 2 या 5 है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। बस आपको इस एक्सरसाइज
1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बस इतना सा याद रखना है। इस ट्रिक को आप भूलना मत, इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो आपके पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन 1 में, यानी कि क्वेश्चन 1 में तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताई हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो जितने भी क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, फिर जो नंबर रिपीट हो रहा है, उस नंबर को आपको क्या करना है कि उस नंबर को आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार लिखना है। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत हिंदी में, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखना। वैसे आप बुक में देखोगे तो बुक में तो आपका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है शांत अशांत, ठीक है, आपको बस याद रखना है। तो देखो, इसमें आपको क्या करना है कि जो भी नंबर टर्मिनेटिंग हो रहे हैं उनका आपको क्या करना है, उसका डेसिमल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का भी बहुत ही सिंपल सा रूल्स होता है, ठीक है। सिंपल सा देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही को लेती हूँ क्योंकि ये नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग नंबर था। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इसको हम लोग जब प्राइम फैक्टर्स किए थे तो क्या हुआ था, इसका प्राइम फैक्टर्स तो ये हुआ था 13/5 यही हुआ था ना। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि 5 को 0 करना है। 0 करने का मतलब क्या है, वो या तो उसका डिनोमिनेटर 10 आए, या 100 आए, या 1000 आए, या 10,000 आए, कुछ भी आए, आपको इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखो, यहाँ पे 2⁵ है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 2⁵ से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा क्या हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2⁵ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁵ हो जाएगा। ऊपर में क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर सिमिलर होगा तो ये आपस में कट जाएगा। तो हम लोग क्या, किस लिए इसको लिखे हैं, हम लोग सिंपली इसको इसलिए लिखे ताकि हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सके। इसलिए हम लोग जब नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास 2 रहता, आपको 5 लिखना होता, तो जितना डिजिट आप 5 लिखते, लाइक यहाँ पे कितना 2 है, 502 है, तो ऊपर भी हम लोग 502 लिखे हैं। अगर यही जगह पे अगर हम लोग को 5 लिखना रहता तो जितना 5 होता उतना टाइम से हम लोग ऊपर ही 5 लिखते, ठीक है। तो अब देखो, इसको भी हम लोग सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, 13 × 32 हो जाएगा। 13 × 32 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर सिंपल सा आता है 416, ठीक है। 416 अपॉन में क्या है, 10⁵ है, यानी कि 10 पे हम लोग को कितना जीरो देना है, 5 जीरो देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो मेरे पास 5 जीरो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि हम लोग का जो डिजिट बैठेगा, पॉइंट जो बैठेगा वो कितने डिजिट के बाद बैठेगा, 5 डिजिट के बाद। तो अगर ऊपर देखो आप तो यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ 3 डिजिट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 61400, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट देके तब 0 करेंगे। ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा हम लोग क्या किए हैं कि हमारे पास जितना पावर दिया हुआ था उसको हम लोग को 0 करना है। 0 करना मतलब उसको 10 करो, 100 करो, 1000 करो, जो भी है आपको इसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन में आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया उसमें क्या बोला गया है कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का पहचान क्या था, तो देखो मैं पहले क्या बताई थी इस क्वेश्चन के लिए कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या तब होगा जब उसका रिमाइंडर 0 हो या तो उसका रिमाइंडर रिपीटेड हो, यानी कि एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो नंबर वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर कब नहीं होगा, जब वो नंबर या तो रूट में हो, ये इरेशनल नंबर के लिए नहीं। अगर कोई नंबर रूट में दिया हुआ है या तो कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ आते रह रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 0, फिर से 1 2 0 0, फिर से 1 2 0 0 0, ऐसे दिया हुआ, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। भले ही आपको लग रहा है कि बार बार एक ही वर्ड है, लेकिन नहीं, बार बार ये अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, तो ये सब सेम नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे इससे पहले के डिवाइड में आपको क्या बताई थी, जब हम लोग 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, और उसमें 3.3 जो है वो बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो वो आपका क्या था, रैशनल नंबर था। बट यहाँ पे ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो इरेशनल होगा, और जो इस तरह के क्वेश्चन है वो रैशनल नंबर होगा।
तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर वो इस फॉर्म में है दैट मीन्स, या फिर इस फॉर्म में है दैट मीन्स वो क्या है, इरेशनल है। और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब उसका कुछ पॉइंट आने के बाद वो रिमाइंडर कट जा रहा है, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर चुके हैं और हमारा क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। आई श्योर कि हमारा टारगेट 1 मंथ का है, 1 मंथ में हम लोग उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर लेंगे। बस जितने भी स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो में जुट जाइए और सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्रैश कोर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि मैथ्स में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।